So yesterday we left a particular article on the illegal adoption, which was the concern basically raised by the Supreme Court of our country. So we are not going to look at this issue in isolation. Rather, we are going to club this particular issue with respect or with the topic that is the impact of COVID on the children of the Indian society. तो जब हम कोविड का इम्पैक्ट देखने की कोशिश करते हैं, असेस करते हैं ऑन चिल्ड्रन ऑफ आवर कंट्री, देन बेसिकली आप उसको बहुत इजीली कैटेगराइज कर सकते हैं. लाइक the first impact definitely is on their nutritional levels, as the closure of schools directly have led to the closure of midday meal scheme, which has resulted into the decreased nutritional levels among the children. Second, you can here bring in the learning outcomes, as the schools were closed, the digital learning outcomes, the digital medium which was resorted to by most of the schools, including the governmental schools, was not very well accommodative of the Indian society, as many of the children are still without smartphones at their homes. They do not have proper internet connectivity, are not very versed with the technology that the smartphone uses so as to access the digital content. तो ये सारे जो रीजंस हैं उसके कारण लर्निंग आउटकम्स पर डायरेक्ट इफेक्ट आया है, एंड यू कैन सब्सटैंशिएट द decreased reduced learning outcomes with the report of ASER प्रथम. तो ये हमने पहले ही स्टडी कर चुके हैं. Then you can here definitely talk about increased trafficking among the children. अब trafficking children की क्यों करी जाती है? ट्रैफिकिंग करने के पीछे काफी सारे रीजंस हो सकते हैं, लाइक टू एम्प्लॉय अ पर्टिकुलर चाइल्ड एज अ चाइल्ड लेबर, उसके लिए बच्चों को ट्रैफिक किया जा सकता है. फॉर फोर्स्ड मैरिजेस बच्चों का ट्रैफिकिंग की जा सकती है. फॉर देयर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, for the creation of sexual abuse materials, child sexual abuse materials, child pornography and so on, the children की trafficking करी जाती है हमारे देश में. Apart from this, organ removal के लिए, organ trafficking के लिए भी children की trafficking करी जाती है, because they are most vulnerable and quite an easy target for the traffickers and for the players who basically are involved in the organized crime network. तो ये कुछ मेजर रीजंस हैं जिसके कारण ट्रैफिकिंग करी जाती है. अब जब बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं तो इनमें से काफी सारे रीजंस जो हैं ट्रैफिकिंग के, उनको लेके बच्चे ऑलरेडी वल्नरेबल हो जाते हैं. दे बिकम द इजी टारगेट फॉर द ट्रैफिकर्स. एक नई सिचुएशन और सामने आई, दैट इज मेनी ऑफ द चिल्ड्रन इन आवर कंट्री बिकमिंग ऑर्फन, abandoned or surrendered. Why? Because of the COVID-19 situation, especially the second wave. तो यहाँ पे हमारे पास एक डेटा है ऑफ द एनसीपीसीआर. एनसीपीसीआर इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी जो 2007 में नोटिफाई करी गई थी. तो एनसीपीसीआर बोलता है दैट अराउंड 3,600 चिल्ड्रन वर ऑर्फेंड व्हेन right from April 2021 to June 2021. तो सिर्फ ये 2 महीनों में ही, दैट इज अप्रैल, मई एंड जून, सिर्फ ये 2 महीनों में ही अराउंड 3,600 चिल्ड्रन जो है वो ऑर्फन हो गए, बिकॉज देयर पेरेंट्स अनफॉर्चुनेटली डाइड ऑफ द कोविड-19 सेकेंड वेव. तो इसमें अगर आप लास्ट ईयर का डेटा भी इंक्लूड करेंगे तो डेफिनेटली द नंबर विल गो अप. तो अब इन बच्चों को क्या किया जाए? सो ये एक फोर्थ इशू है, फोर्थ इंपैक्ट है, एडवर्स इंपैक्ट, दैट यू विल इंक्लूड इन द आंसर वेयर यू विल बी एड्रेसिंग द इंपैक्ट ऑफ कोविड ऑन द चिल्ड्रन इन आवर कंट्री. अब यहां से हम सिर्फ आज ये समझेंगे कि इलीगल एडॉप्शन का क्या केस है, हाउ द एडॉप्शन बेसिकली इज डन इन इंडिया, रेगुलेटेड इन इंडिया, क्या मेजर बॉडीज है फ्रॉम द प्रोब्लम्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड सो ऑन. तो ये कॉन्टेक्स्ट इसका कैसे बना? व्हेन मोर नंबर ऑफ चिल्ड्रन बेसिकली वर बिकमिंग ऑर्फन, सो द people at large on the social media groups, they started to circulate the photos of the picture out of sympathy, out of compassion for that child, and were looking for someone to adopt those children. अब ऐसी ही एक सिचुएशन क्रिएट हुई थी way back in 2004 during the tsunami.
जब सुनामी आई थी 2004 में, तो साउथ एशियन कंट्रीज काफी ज्यादा अफेक्ट हुई थी, इंक्लूडिंग इंडिया। उस वक्त भी ऐसा देखा गया था कि एक लिबरल एडॉप्शन पॉलिसीज गवर्नमेंट ने अडॉप्ट कर ली थी। दे वर नॉट वेरी मच पेइंग अटेंशन टू दीज काइंड ऑफ messages which were being circulated either to the social media or to the mouth of words in the society at large. Getting my point? तो उसके कारण later on, because of the lax enforcement, they got to know that the trafficking has suddenly increased. And so as to prevent that scenario today, Supreme Court has timely intervened into this particular matter, जहां पे सोशल मीडिया पे सर्कुलेशन किए जा रहे हैं ऑफ द पिक्चर्स, मैसेजेस, though the intention could have been right, but possibly they are not aware of the legal procedures which we adopt or follow in our country. तो वो ये चाहते हैं जो लोग सर्कुलेट कर रहे हैं कि इनको कोई अडॉप्ट कर ले ताकि उनको एक बेटर लाइफ मिले, बट दिस इज नॉट द प्रोसीजर ऑफ एडॉप्शन इन आवर कंट्री. दिस विल फर्दर मेक दोज चिल्ड्रन वल्नरेबल टू बीइंग ट्रैफिक्ड. तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन करा एंड इट ऑर्डर्ड ऑल द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड यूनियन टेरिटरीज to take strict action against any sort of illegal adoption and also to bring down these kind of messages which are being put up on the social media platforms. तो यहाँ से कुछ इशू सामने आता है. पहला इशू तो ये है कि शायद हमारे देश में अवेयरनेस की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है विद रिस्पेक्ट टू द स्टैट्यूज एंड लॉज अफेक्टिंग द केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन एट लार्ज. सेकेंड इशू यहाँ पे ये सामने आता है that how easy it is for children to become vulnerable during the pandemic time, during the disaster time to such kind of vulnerabilities, right? तो इंडिया में ये तो आपको मैंने आपको सिचुएशन एक्सप्लेन कर दी. अब हम आते हैं एडॉप्शन प्रोसेस पे. तो हम इंडिया में एडॉप्शन को बेसिकली कैसे रोल आउट करते हैं. So we have 3 laws basically. First is Hindu Adoption and Maintenance Act. Second is Guardians and Wards Act of 1980. हिंदू वाला जो एक्ट है, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, वो 1956 का है. Guardians and Wards Act of 1980. And then we have the Juvenile Justice Act, which recently was amended in 2015. तो ये 3 एक्ट है हमारे पास. जब जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 को enact किया गया, then it basically overpowered the previous 2 acts. It did not replace, उसने replace नहीं किया, but it overpowered the Hindu Maintenance Act and the Guardian and Wards Act. अब इस एक्ट में, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ऑफ 2015 में, चाइल्ड के केयर एंड प्रोटेक्शन को लेके कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ प्रोविजंस मेंशन्ड है. लाइक देयर इज द मेंशन ऑफ authorities like the CARA. So CARA was designated to be a statutory nodal agency for the adoption related regulation, policy framing and guidelines in the country. CARA stands for Center Adoption Regulation Authority. तो ये स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है. इसका स्टैट्यूटरी स्टेटस कहां से डिराइव होता है? फ्रॉम द JJ एक्ट, फ्रॉम द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट. जैसे कि कारा एक सेंट्रल अथॉरिटी है, नाम से पता चल रहा है आपको, फ्रॉम द सी वर्ड, फ्रॉम द सी लेटर. ऑन अ सिमिलर लाइंस देयर इज अनदर अथॉरिटी called as State Adoption Regulation Authority, which basically is the nodal authority for adoption in the states in our country. तो ये 2 हो गई नोडल अथॉरिटी. इसके अलावा कुछ फर्दर अथॉरिटीज क्रिएट करी गई, जिनमें से कुछ स्टैट्यूटरी थी, लाइक द CWC, चाइल्ड वेलफेयर कमिटी. इट इज अगेन अ स्टैट्यूटरी अथॉरिटी क्रिएटेड थ्रू द JJ एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट. Child Welfare Committee has the objective for the care and protection of each and every child, and they are to be constituted by the state government in the districts, in all the districts. तो हर डिस्ट्रिक्ट में एक CWC होगी. CWC के साथ साथ यहाँ पे SAA को भी कॉन्स्टिट्यूट किया गया. इट अगेन is derived from the JJ Act.
and thus is a statutory authority. Now, SAA stands for Specialized Adoption Agency. Specialized Adoption Agency. तो ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये भी हर डिस्ट्रिक्ट में होगी. बेसिकली SAA जो होती हैं, these are the bodies which either can be formed by the state government or the status of SAA can be given to certain NGOs or the civil society organization working in the field of child care and protection. तो एनजीओ, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन या स्टेट अपने खुद का SAA बना सकती है या बाकियों को एक रिकग्निशन प्रोवाइड कर सकती है ऑफ SAA. इसका काम क्या होता है वो हम लेटर अभी समझ लेंगे. इसके अलावा एक और अथॉरिटी है डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट, जो बेसिकली रिजल्ट है इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम का. ये स्कीम 2009 में रोल आउट करी गई थी, अगेन फॉर द लार्जर केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन इन अ कंट्री. तब JJ एक्ट को भी हमने अमेंड नहीं किया था, तो उसके अंडर हमने डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट को क्रिएट किया गया. इसका काम भी यही है, चाइल्ड की केयर एंड प्रोटेक्शन करना. तो आप देखेंगे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वी बेसिकली हैव 3 मेजर बॉडीज. वन CWC, that is the Child Welfare Committee, statutory body. Second is the SAA and third is the DCPU, District Child Protection Unit. और इनसे ऊपर हमारे पास है कारा एंड सारा, राइट? तो कारा being the nodal agency of any kind of regulation, policy framing, guideline with respect to the adoption process in our country. Now, what is the process of adoption in our country? So, if in case a parent wants to adopt a child, a person wants to adopt a child, so that person, that individual, or that two individuals, that is, if they have a relationship, a marital relationship, then those are called as prospective adoptive parents, PAP, prospective adoptive parents. तो इनको अप्लाई करना पड़ता है टू दी कारा. कारा का एक ऑनलाइन इंफॉर्मेशन पोर्टल है जिसका नाम है केयरिंग्स. इस पे इनको अप्लाई करना पड़ता है. देन द एप्लीकेशन गोज टू द रिस्पेक्टिव SAA. SAA का काम होता है ग्राउंड वर्क करना. SAA विजिट करती है, इट मीट्स द PAP, prospective adoptive parents, इनसे मिलती है. It looks after their life, their economic status, whether they will be able to keep the child well or not. All these things are being taken care of by the SAA. इसके बाद SAA इनको एक प्रोफाइल भेजती है of certain children. They have to select from that profile within 2 days a particular child and send it back to the SAA. फिर SAA within 20 days decide करती है and the application then is carried forward to the district court. अब यहाँ पे एक amendment किया जा रहा है जहाँ पे district court को replace करने की बात चल रही है with the district magistrate. तो district court में क्योंकि बहुत ज़्यादा time लगता है because of the conventional judicial process of our country, so it's better to fast track these kind of application to give this power to the district magistrates. तो ये जो process होगा, the final approval then would be given by the district magistrate. If district magistrate approves the particular file carried forwarded by the SAA, then the prospective adoptive parent can adopt that particular child. अब इसमें कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाता है इन द एंटायर एडॉप्शन प्रोसेस. फर्स्ट डेफिनेटली इज द चाइल्ड्स डिसीजन इफ द चाइल्ड इज अबव 5 years of age. देन सोशो कल्चरल characteristics, you can say, or the whether the child's socio-cultural environment is similar to the parents' socio-cultural environment or not. All these things are seen. Then always preference is given to the Indian citizen over and above the foreign citizen. तो अगर एक
चाइल्ड के ऊपर 2 एप्लीकेशंस आई हैं, वन ऑफ द इंडियन सिटीजन एंड सेकंड ऑफ द फॉरेन सिटीजन, देन इट इज मोर लाइकली कि एप्लीकेशन अप्रूवल इंडियन सिटीजन का होगा देन द फॉरेन सिटीजन। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनको ध्यान में रखते हुए पूरा एडॉप्शन प्रोसेस रोल आउट किया जाता है, राइट? Okay. And one more thing from the prelims point of view, this entire adoption process that we have adopted since the enactment of JJ Act 2015 is basically on the lines of originally JJ Act जो है ना वो 2000 का है, JJ Act 2000 ओरिजिनली ये 2000 का एक्ट है, इसको अमेंड किया गया इन 2015। बेसिकली जो दिल्ली गैंगरेप केस हुआ था, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, उसके बाद क्योंकि उसमें एक माइनर इन्वॉल्व था, एक जुवेनाइल इन्वॉल्व था, तो उसमें कुछ चेंजेस करने थे। लाइक if a juvenile basically indulges into heinous crimes, then are we not in a position to punish that juvenile? Then to answer these kind of a questions, because हमारा original JJ Act हमें allow नहीं करता है as it treats each and every individual below 18 years of age as a child. तो 2015 में इसमें कुछ changes करे गए, including कि 16 to 18 ईयर के एडोलेसेंट्स को एक अलग कैटेगरी में पुट किया गया, एंड इफ अ पर्सन, इफ अ चाइल्ड और इफ एन इंडिविजुअल ऑफ 16, 17 or 18 years commits a heinous crime, then a committee, a set of committee, that is the Justice Juvenile Board, which would be constituted in the districts, that will decide whether that individual who has committed the crime should be tried using the normal set of courts or should be tried under the Juvenile Act. तो इसमें हमें एक ऑप्शन मिल गया कि क्योंकि इस तरह के क्राइम रेट इंडिया में इंक्रीज हो रहे थे कि जहां पे जुवेनाइल जो है दे वर वेल अवेयर अबाउट देयर एज एंड वर पर्पसली indulging themselves into these kind of crimes like rape, murder and so on, so as to push them back, so as to create a sense of deterrence, this particular amendment was done. तो ये ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव था जेजे एक्ट 2015 का, और इसमें हमने फर्दर इंकॉर्पोरेट किए। अब मैं अगर वापस एडॉप्शन पे आऊं तो एडॉप्शन के रिस्पेक्ट में हमने इसमें फर्दर अडॉप्ट किए, इंकॉर्पोरेट किए हेग एडॉप्शन कन्वेंशन के कुछ प्रिंसिपल्स। तो हेग एडॉप्शन कन्वेंशन जो है इट इज अ कन्वेंशन ऑफ 1993, and looking at this convention, to implement this convention, because India had ratified this convention, तो इसको implement करने के लिए हमने JJ Act को बनाया था in 2000, और फिर हमें कुछ further principles incorporate करने थे और हमने फिर बनाया JJ Act 2015, right? तो हेग एडॉप्शन कन्वेंशन भी आपको अगर याद रहेगा so that will be a good thing. क्या measures लिए गए हैं so as to prevent this kind of illegal adoption? So first of all NCPR की हम बात कर लेते हैं। NCPR again National Child Protection National Commission for the Protection of Child Rights. It is again a statutory body. As of now it has started to collect the data with respect to each and every child who basically is in dire need for care and protection, largely because of the COVID-19. ये डेटा कलेक्ट कर रहा है, डिसेमिनेट कर रहा है टू द रेलेवेंट ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने भी रिलाई किया है ऑन द डेटाबेस ऑफ द एनसीपीसीआर। सो दिस इज द फर्स्ट मेजर टेकन बाय द एनसीपीसीआर टू क्रिएट अ डेटाबेस सो दैट एन ऑब्जेक्टिव पॉलिसी विद अ टारगेटेड अप्रोच कैन बी डिवाइज्ड। Second measure taken by the Supreme Court with its timely intervention into the entire matter, because otherwise, like we saw a significant rise in the numbers of trafficking during the 2004 tsunami, this year also the same thing could have happened but was timely prevented due to the intervention done by the Supreme Court. Third important measure done or taken by the central government is PM Cares for children
scheme. Now this scheme was recently launched by the central government and so it becomes automatically important. ये भी आप measure में ही include करेंगे. अब इस scheme के क्या part है? Under this scheme, a special PM Cares Fund would be created and the fund would have 10 lakh rupees corpus for each and every orphan child. So the total corpus is not 10 lakh, but 10 lakh for each and every orphan child, right? Apart from this, monthly stipend would be given to the child who has become orphan till he or she attains the age of 18 years. Also, educational requirements would be looked after by the central government till the child becomes or attains the age of 18 years. For the higher education, educational loan facility would be provided to that particular child. And when that person becomes or achieves the age of 23, then at the age of 23, the entire amount of 10 lakh would be given to that individual. So this is the 10 lakh corpus fund. And one more thing you can include out here is the insurance coverage extended to each and every orphan child under the Ayushman Bharat scheme. So under Ayushman Bharat, there is the 5 lakh cover. So now the 5 lakh cover would be extended to the each and every orphan child. So these are some of the important provisions of the PM Cares for Child scheme. Now this is a measure again taken specifically for the children who have been either abandoned, orphaned or surrendered by the parents during the COVID-19 period, not before that. It is not for all the orphan children of our country. It is just for the orphan children during the COVID-19 pandemic, right? Any doubt out here? If you want the data on the human trafficking, just to substantiate your point that how vulnerable these children could have become had Supreme Court not intervened. So you can write a data that human trafficking in our country has hit a 3-year high in the year 2019 according to the NCRB. So it's not like the human trafficking cases are going down, rather they are going up. And the easiest victim or the easiest targets are children, especially when they are orphaned, when they are abandoned or when they are surrendered. So they become the easy targets. And what if you or I circulate any kind of message on the social media out of sympathy, be it with respect to a particular child for the adoption, then remember please, it is an illegal thing and we can be booked for doing so, because you actually unknowingly, unwittingly are becoming part of trafficking by circulating the message. So illegal adoption related messages being circulated on the social media are actually the messages being circulated with respect to the child adoption on the social media are actually illegal, right? And you should also know that just for your general knowledge कि जैसे अगर कोई चाइल्ड ऑर्फन होता है और उसके रिलेटिव उसको रखना चाहते हैं तो वो भी उसको नहीं रख सकते हैं until and unless they go through this process. बस इस प्रोसेस में एक स्टेप उनका स्किप होता है, वो ये है कि SAA आफ्टर डूइंग द ग्राउंड इंक्वायरी वर्क वो उनको प्रोफाइल सेंड नहीं करता है चिल्ड्रन की, वो डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास अप्रूवल के लिए चली जाती है रिक्वेस्ट. तो रिलेटिव भी बच्चों को डायरेक्टली नहीं रख सकते हैं. अगर कोई कंप्लेंट कर देता है तो दे कैन बी बुक्ड अंडर इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट, अंडर JJ एक्ट एंड अदर एक्ट्स दैट वी हैव मेंशन्ड.